प्रिय मित्रों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। तो लीजिए आपका सेकेंड नंबर का वीडियो 10वीं क्लास के उन सभी छात्रों के लिए जो अभी 2023 की मार्च वाली जो 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में बैठ रहे हैं, और ये उन लड़कों के लिए जिन्हें गणित का डर है, जिनको लगता है कि गणित में यार पास होना मुश्किल लग रहा है, तो ये उन सभी के लिए है। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल सेलेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और यही क्वेश्चन आपको करने हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन करने हैं ताकि आप 10वीं क्लास में अच्छे नंबरों से पास हो जाए। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, यूक्लिड विभाजन विधि से 90 और 144 का मस ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ इसने हमें बांध दिया कि यूक्लिड विभाजन विधि, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें यूक्लिड विभाजन विधि को गोली मार देना चाहिए, हमें कोई जरूरत नहीं उसकी। हमें HCF निकालना आना चाहिए और वो सही आंसर आ जाए। हमें 90 और 144 का HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो कुछ नहीं है, हमारे पास दो विधियां हैं। पहली विधि तो ये मैंने डायरेक्ट कर दी ताकि यहाँ टाइम वेस्ट नहीं हो। यहाँ क्या करना, आपको छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग लगाना। अब भाग लगाने का मतलब आपको कोई 90 का पावड़ा याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। ये 90 का लगा है 144 में, तो ये एक बार ही जाएगा 90, दो बार तक तो बोलना ही नहीं, क्योंकि दो बार करोगे तो 180 हो जाएगा, 90 तो ज़्यादा हो जाएगा। फिर यहाँ 54 बचे, बाकी निकाले, ठीक है ना। तो ये बाकी निकालने पर 54 बचे। अब 54 में 90 का भाग जाता ही नहीं, तो ये 90 यूं का यूं मैं यहाँ ले आया। फिर 54 का भाग लगाया, एक बार गया, 54 यहाँ उतारे, फिर बाकी निकाले, 36 बचे। अब 36 के अंदर 54 का भाग जाता ही नहीं है, तो 54 में यहाँ ले आया, फिर 36 का भाग 54 में लगाया, वो एक बार गया। फिर यहाँ पर कितने बचे, 18, ठीक है। फिर 18 में 36 का भाग जाता ही नहीं, तो ये 36 में यहाँ ले आया। आगे जिसका भाग दे रहे हैं वो संख्या आप आगे ले आए, ठीक है। जो शेषफल का भाग उसमें आपको जो भाजक है उसके अंदर लगाना है, हमेशा इसको भाजक बोलते हैं। ये सीधा यहाँ आ जाएगा, तो 18 का इसमें लगाया, दो बार चला गया, मतलब आपके अंदर ये पूरा भाग चला गया लास्ट में। तो ये इसको दो से कोई काम नहीं है, आपको 18 यानी इसका 90 और 144 का HCF आपके क्या आ गया, लास्ट में जिस संख्या का भाग पूरा चला गया वो इसका HCF हुआ। यानी कि आंसर क्या है, 18। तो आप नीचे लिख देंगे HCF बराबर 18। ये 2 नंबर अपनी जेब में। आप चाहो तो सेकंड विधि भी यूज कर सकते हैं, जैसे आप अभाज्य गुणनखंड कर लें, 90 के कर लें। पहले 90 करेंगे तो 2, ये आपके 45, 3 का किया, ठीक है, ये 15, फिर 3 का जा रहा, तो ये 5, फिर ये 5 एक बार। ऐसे ही आप 144 के कर लो, तो 144 के क्या हो जाएंगे, 2 से करो। वैसे तो 12 × 12 होता है, फिर भी मैं आपको करके बता रहा हूँ पूरा, ठीक है ना, बड़ी क्लास नहीं है ये। तो ये 72, फिर जा रहा है 36, फिर जा रहा है इसके अंदर ये, तो ये कितने 18, फिर जा रहा है इसके अंदर 9 बार, और ये 3 बार जा रहा, और ये फिर 3 बार जा रहा। मतलब हमने अभाज्य गुणनखंड सही तरीके से कर लिए। अब हमें जो HCF निकालना है, ठीक है, HCF आप देख लें, 2 का पहला जोड़ा बन गया, ये दोनों में 2 सेम आ गए, तो ये एक बार 2 उतार लो। फिर 3, एक 3 इसके अंदर आ गया, एक 3 इसके अंदर आ गया, फिर ये एक जोड़ा बन गया, तो ये 3 उतार लें। फिर ये 3, तो ये 3 एक जोड़ा और बन रहा है, इधर ही है, दोनों में जोड़े बन रहे हैं, तो ये 3 उतार लिया। 5, तो 5 के लिए इसमें जोड़ा नहीं है, बाकी इन 2 के लिए भी इसमें जोड़ा नहीं है, तो बस ये आपके इसके अंदर 3 तारीख 9, 9 दूनी 18 HCF। इसमें भी इस विधि से भी आ गया था 18, और इस विधि से भी 18 आ गया। तो ये आपके HCF निकालने का तरीका आपको आ जाना चाहिए। फिर मैं क्वेश्चन अगला लेता हूँ, दूसरा वाला। थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया इसने, देख लेना, कोई विशेष बात नहीं। इस क्वेश्चन को करने के लिए भी हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है। दूसरे वाले में देख लो आप, हमें x और y का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, रैखिक समीकरण युग्म 2x + y = 6। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका, और ये 2x + y = 6, और दूसरा समीकरण है 2x - y = 2। इसको हल करके x और y का मान निकालना है। सीधी बात, आप इसमें y प्लस का और y माइनस का है, तो आप यहां लिख दें जोड़ने पर।
ठीक है, तो जोड़ेंगे तो y प्लस का y माइनस का कट जाएगा और इसको जोड़ लो आप, ये 4x, 6 और 2 8। अब आप x निकालेंगे, 4 इसके बटे में जाएंगे तो 4 का भाग इसमें, ये 8/4, तो ये आपके x बराबर 2। अब ये x का मान 2 आप किसी भी एक समीकरण के अंदर रख दें, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो समीकरण 1 आपके पास कह रहा है कि 2x प्लस वाई बराबर 6, तो उस केस में आपके x का मान या 2 रख ले, तो ये 2 रख देना, लेकिन ये इंटू जरूर लगाना। बहुत सारे इसकी जगह 2 रख दे तो ये 22 बन जाएगा, 22 नहीं बनाना है, ठीक है। फिर ये प्लस वाई बराबर 6, तो ये 4 प्लस वाई है ना, ये 4 है ना, बराबर 6, तो ये y बराबर 6 और 4 उधर पक्षांतर करें तो ये y बराबर 2 आंसर है। तो अभिष्ट हल क्या हो गया आपके, x बराबर 2 और y बराबर भी 2। चलो अच्छी बात है, दोनों में सेम आंसर आ गए। तो ये इस तरीके से अपन इसको भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन लूँ, उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि देखिए ऐसे क्वेश्चन जब आए, यानी अगर आपको कहा जाए कि x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 10 को हल करें, ठीक है, ध्यान देना दोनों में गुणांक 1 है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में ये इसी का पैटर्न है नया, ठीक है ना। सेकंड ए लिख देता हूं मैं इसको। जब ऐसा पद आए 1 प्लस का और 1 माइनस का और ये 4 और 6 हैं, तो कुछ भी नहीं करना आपको, दोनों x का मान जो आएगा वो आप इन दोनों को जोड़ के आधा कर लें, दोनों को जोड़ के आधा कर लें। जोड़ो कितना आया, 10 ने 4 14, 14 के आधे 7। अब ऐसे ही y का मान निकालना, तो दोनों को घटाओ फिर आधा कर लो, 10 में से 4 घटाए 6 बचे, 6 का आधा 3, तो ये y बराबर 3। ये आपके इसका हल हो जाएगा। डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, और डायरेक्ट अगर नहीं करें तो भी हमारे पास तरीका, ये कट गए और x और x ये तो अपन डायरेक्ट कर दिया जो आंसर आ गए थे, ठीक है। x और x 2x और 10 और 4 14, तो ये x निकालेंगे तो 14/2, तो ये x बराबर 7। फिर इसको वापस, ये x का मान 7 इसमें रख दो आप, तो ये x प्लस वाई बराबर 4, x की जगह 7 रखा, y बराबर 4, तो ये y बराबर 4 माइनस 7, ठीक है ना। तो ये देखिए अब यहाँ पर क्या गड़बड़ हुआ, 2 7 है और इसमें प्लस था और इधर 4 है, तो 10 में से 4 गए आपके, तो कितने 6 बचे ना, 6 का 3, तो आ रहे देखो y का मान ये आपके -3। अब यहाँ जो हमने डायरेक्ट किया था ना, मैंने कहा था ना कि जो बड़ी संख्या है वो देखो माइनस वाले में बड़ा आ रहा है और इसलिए ये माइनस आएगा, तो ये फर्क यहाँ पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। पर दोनों ही तरीके से इसको आप कर सकते हो। इसका एक क्वेश्चन आपके बनेगा ही बनेगा, लेकिन क्योंकि वहाँ ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप ये डायरेक्ट मेथड यूज नहीं कर सकते। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट लिख दे तो इसका मतलब लगेगा कि आपने कहीं से चीटिंग की है, तो आपको ये जो मेथड है, ये वाला मेथड इसके अंदर भी यूज कर लेना है, ताकि इससे आपका क्वेश्चन सही हो जाए। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, ध्यान से अगर पढ़े तो दूरी सूत्र वाला क्वेश्चन है। देखिए दूरी सूत्र तो आपको कंप्लीट याद कर ही लेना है, ठीक है ना। दूरी सूत्र आपको पता होगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 और 3 में दूरी सूत्र जो है वो क्या है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी AB बराबर क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का रूट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, ये वैल्यू रखने में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपके 3 2 अगर आपको चक्कर पड़े तो ये आपके a, ये b, ये आपके 3 2 और ये आपके -1 और 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये आपके है x1 y1 और ये है x2
y2, बस अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये x2 आपके क्या है -1, फिर सूत्र का माइनस, और x1 क्या है 3, तो ये होल स्क्वायर, फिर y2 ये 4 माइनस ये y1 2, तो ये 2 और इसका होल स्क्वायर, फिर रूट, तो -1 और -3 होता है -4 होल स्क्वायर, 4 में से 2 गए तो 2, इसका भी होल स्क्वायर, और ये -4 का स्क्वायर 16 + 4 रूट, तो ये रूट में 20 आपके आंसर है। देखिए आप यहाँ छोड़ देंगे तो भी चलेगा, बाकी आप इसको 4 × 5 कर दें 20 को, तो ये 4 का वर्गमूल तो हो जाएगा 2 और 5 ऐसे रूट में रहेगा, और इसको आप लिख दें इकाई यूनिट। तो ये दूरी सूत्र से आपको, दूरी सूत्र तो आपको लगाना आना ही चाहिए, क्योंकि दूरी सूत्र का ही सवाल आपके पक्की बात बनेगा। अब इसके अंदर दूरी सूत्र वाले में एक चीज और है, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ प्रश्न थोड़ा वो चेंज करता है। चेंज क्या करता है, यहाँ दूरी सूत्र की जगह वो मध्य बिंदु भी पूछ सकता है ना। कैसे, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 की जगह मैं इसी में 5 डाल दूं, ठीक है। अब आपको इस ए बी का बिंदु यही से और इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। मध्य, ये प्रश्न पूछा जाता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए अपने को पता है, मान लो इसका मध्य बिंदु P है, तो आपने सूत्र पढ़ रखा होगा, P मध्य बिंदु x1 + x2/2 y1 + y2/2, दोनों को जोड़ के आधा करना। तो 3 और -1 को जोड़ो, 3 और 1 -1 को जोड़ोगे तो कितना आएगा -1 यानी कि 2, तो ये आपके P, और 3 और -2 तो आपके क्या बचा 2 और नीचे 2, फिर y1 + y2, तो 2 और 4 को जोड़ो, 2 और 4 6/2, तो ये आपके मध्य बिंदु क्या आ जाएगा 1 और 3, ये आपके P के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 1 3। ये ऐसा क्वेश्चन मध्य बिंदु वाला भी आपके पूछा जाता है। निर्देशांक ज्यामिति का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आता है, आपको पूरा लंबा चौड़ा पाठ नहीं करना, आप दूरी सूत्र याद करके चले जाएं, आपका वहां पर एक सवाल आराम से दूरी सूत्र का मिल जाएगा और आप आराम से कर लेंगे उसके अंदर। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, चौथा वाला, k के किस मान के लिए, k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म kx - 2y = 3 और 3x + y = 5 का हल अद्वितीय है। इसमें 3 कंडीशन बनती है, ठीक है। 3 कंडीशन कौन सी बनती है वो भी आप देख लें। एक तो बनती है अद्वितीय हल, ठीक है, और दूसरी बनती है अपरिमित रूप से अनंत हल, ठीक है, और एक तीसरा बनता है कि कोई हल नहीं, कोई हल। 3 कंडीशन बनती है इसमें। यहां पर वो इस जगह अद्वितीय की जगह वह अनंत हल कह सकता है, कोई हल नहीं भी कह सकता है, के किस मान के लिए, ठीक है। बाकी सवाल पूरा एज इट इज रहेगा। तो अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, देखिए यहां होता है अद्वितीय हल के लिए आपको ध्यान रखना होगा a1/a2 b1/b2 c1/c2। ध्यान से देखना, मैं अभी इसके अंदर सारी बातें नहीं लिख रही, एक बार मैं सब में सेम लिख रहा हूं, c1, और तीसरे में a1/a2 b1/b2 c1/c2, मैंने तीनों में सेम लिख दिया। अद्वितीय हल के लिए ये बराबर नहीं होंगे, ठीक है, और अनंत हल के लिए आपके पास में ये सभी बराबर होंगे, और कोई हल नहीं के लिए ये बराबर नहीं होगा, ये बराबर होंगे, ठीक है। और ये तीनों कंडीशन कौन सी है,
वास्तव में ये दो रेखाओं के समीकरण है। किसके? रेखाओं के। तो अद्वितीय हल का मतलब ये होता है कि दोनों रेखाएं किसी न किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसका जो हल आएगा वो केवल एक ही x और y का मान आएगा और वो ये इस बिंदु के निर्देशांक बनेगा। अनंत हल में एक रेखा ये है तो दूसरी रेखा इसी के ऊपर एक होगी, यानी कि समपाती होगी रेखा एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से, तो ये आपके बन जाएगा। और चौथी कंडीशन कोई हल नहीं, यानी रेखाएं समांतर होगी। क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूं कि जो ग्राफ वाला जो 6 नंबर का सवाल आएगा उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट पूरा काम आएगा। तो अब यहाँ अद्वितीय हल के लिए अपन ये कंडीशन लेंगे। तो आपके पास में देखो सवाल क्या था, kx माइनस 2y बराबर 3 और 3x प्लस y बराबर 5। अब यहां अद्वितीय हल कहा ये, तो आपको ये लगाना a1 अपॉन a2। तो a1 क्या है, k अपॉन a2 3 बराबर नहीं, और b1 अपॉन b2, तो b1 तो है -2। अब यहाँ b2 लिखने में गड़बड़ करते हैं। b2 में यहाँ एक है, जो ये एक लिखना है, बहुत सारे यहाँ संख्या तो उसको नजर आती नहीं है और वो यहाँ वाई ठोक देते हैं और हम खत्म वहाँ पे। तो ये इसका गुणांक आएगा 1। ठीक है, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है तीसरी कंडीशन में। तो ये कह रहा है कि k इज नॉट इक्वल टू, वजह गुणा कर लो तो -6, यानी k का मान -6 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये तो k के -6 होने पर इसका हल मतलब -6 नहीं होना चाहिए। -6 के अलावा सभी पर इसके जो है बहुत सारे हल होंगे और इस पर जो है k इज नॉट इक्वल टू -6 पर इसका अद्वितीय हल होगा। ये इसका आंसर है। और यूं भी कह सकते हो कि क्योंकि इसके अंदर बराबर लग रहा है, ठीक है, तो ये आपके अगला क्या है 3/5, तो ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल तो नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 का k से गुणा करें तो ये 5k बराबर 3 तारी 9, तो ये k बराबर 9/5। k बराबर 9/5 तो होना चाहिए और k बराबर -6 नहीं होना चाहिए। दोनों ही इसके आंसर है, आप ये लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन तो वो पूछता ही है, आपको इसको ध्यान रखना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पार्ट है इसका। फिर मैं हर बार, क्योंकि जो क्वेश्चन बनना है वो तो बनना ही बनना है, मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं कि यदि, चलो हिंदी में लिख लेते ना यार, यदि PE बराबर 0.45 हो तो PE बार का मान क्या है, यह ज्ञात कीजिए। तो आपको मालूम है कि PE प्लस PE बार बराबर 1 होता है, तो इस हिसाब से इसने PE बार पूछा है, तो 1 माइनस 0.45, तो ये एक में से 0.45 गए, तो कितने बच्चे यहाँ पर 0 मतलब 0.55। ये आपके PE बार का मतलब E नहीं है ना, ये ध्यान रखना आप, PE नहीं, ठीक है ना। किसका मतलब PE बार का मतलब PE नहीं, PE अगर ये है तो PE नहीं हो जाएगा। ये तो अपने को निकालना आना ही चाहिए, तभी हम इसमें कुछ कर पाएंगे। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको इसको ठीक से समझ लेना चाहिए। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, वो क्या है कि एक वृत्त, ध्यान रखना, एक वृत्त पर बाह्य बिंदु P से हम केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ध्यान रखना, PA और PB, और इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। खास तौर से ध्यान रखना, ये PA बराबर PB होती है। ये अगर आपके 4 सेमी है तो
तो ये भी 4 सेमी होगी। और ये वृत्त का केंद्र है, तो ध्यान रखना ये त्रिज्या जो है ये स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये त्रिज्या OA स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ध्यान रखना 90 डिग्री पे। और इधर भी ये भी त्रिज्या इस स्पर्श रेखा पर लंब होती है और ये त्रिज्या इस स्पर्श रेखा पर लंब होती है, मतलब 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री कोण त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच, और ये भी 90 डिग्री कोण त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि काफ़ी अच्छे लगे होंगे ये सवाल और आपको समझ में भी आए होंगे। आप इनको ठीक से करें, समझें, आपको इसका फायदा जरूर होगा। अब की बार जो मैंने क्वेश्चन लिया है बहुलक ज्ञात कीजिए, और इसके अंदर वर्ग वाला दे रखा है। इसमें ये वर्ग दे रखे हैं 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। और बारंबार दे रखी इसकी F 6, 20, 44, 26, 3 और 1। ठीक है, अब इससे क्योंकि ये क्वेश्चन इजी पड़ता है बहुलक का, इसलिए मैंने इसको लिया है। आप आराम से इसको कर सकते हैं, केवल एक सूत्र याद रखना पड़ेगा बहुलक का। वो क्या है? बहुलक ज्ञात करने के लिए हमारे पास में जब वर्ग अंतराल में हो तो उसका सूत्र क्या है? Z बराबर L प्लस, ध्यान से देखना मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, F माइनस F, फिर नीचे 2F माइनस F इंटू H। देखिए मैंने ऐसे लिखा, L और H तो अपनी जगह, ऊपर तो मैंने 2 बार F लिख दिया और नीचे मैंने 3 बार F लिख दिया, ये 2 और लिख दिया यहाँ पे, ये तरीका। अब यहाँ आपको लिखना है 10 और ये 120, मतलब F1 माइनस F0 और ये F1 माइनस F2 माइनस F0। ठीक है ना, ये इसका आपको ध्यान रखना होगा तरीका इसके अंदर। बस ये फॉर्मूला अगर आपको याद रह जाता है तो इसके अंदर, और याद रखने का तरीका बता दिया मैंने, Z बराबर, Z मतलब बहुलक है ना, ध्यान रखना क्या निकालना है, बहुलक Z। ठीक है, अब इस सूत्र को, इसमें से संख्याएं लेनी है कितनी, 1, 3 तो F है, F0, F1 और F2 और 2 L और H, कुल 5 चीजें इसमें से निकालनी है। तो हम शुरू कहाँ से करेंगे? हम सबसे पहले इसके अंदर सबसे अधिक बारंबारता कौन सी, इसमें ये 44, सबसे अधिक बहुलक ज्ञात करने की शुरुआत कहाँ से करेंगे? सबसे अधिक बारंबारता कितनी है? 44, मतलब आपके ये वाला हो गया F1। क्या F1? इसमें कहाँ F1? 1 और 2 जगह F1 है। फिर F1 के बाद क्या आएगा? F2। ठीक है, और F1 के पहले क्या आएगा? F0। तो हमारे ये F0 मतलब तीनों F तो आ गए, F0 आ गया, F1 आ गया और F2 आ गया। ठीक है, अब ये हमारे जो है सबसे खास ये बहुलक वर्ग हो गया, ध्यान रखना ये F1 वाला ये क्या आपके बहुलक वर्ग हो जाएगा, ये वाला। तो ये जो आपके 40 जो है ना, ये आपके L हो गया, निम्न सीमा। तो आपके पास में ध्यान से अगर देखो तो ये तीनों आ गए और L आपके पास कितना आ गया? 40। फिर H वर्ग अंतराल, तो H तो आपके देखो कितना कितना फर्क है, 10, 25 कितने का फर्क है? 15 का। तो ये 15 का फर्क इसके अंदर आ रहा है, तो ये H भी आ गया। हम सारे मान ले चुके हैं, अब हम इसके अंदर रखें तो L तो आपके पास में जो निम्न सीमा ये रखी, F1 कितना है? 44, ये आपके 44। F0 कितना है? 20, दिख रहा है वहां पे भी F0 20। फिर नीचे 2F1, तो ये आपके 2 इंटू F1 मतलब 44 माइनस F2 यानी कि 26 माइनस F0 यानी कि 20 और H कितना है अंतराल आपके 15। बस आपको क्या करना है, इसको और इसको भी हाथ नहीं लगाना, खाली इसको हल करना। 44 में से 20 गए, 4 में से 0 गए 4 और ये 2, नीचे 44 दूनी 88 और इन दोनों को जोड़ लो कितना आ रहा? 6, 4 और ये आपके 15, फिर ये 40 और ये आपके कितना आ रहा? 24/8 में से 6 गए तो 2, 8 में से 4 गए 4, ये आपके 15। अब ये देखो किसे 3 से कट रहा है, ठीक है, कितनी बार? 34 42 और ये 5, फिर ये वापस आधा 7 और ये 12। तो कैसे करेंगे आप?
40 प्लस, ध्यान से देखना है, ये 12 इंटू 5, 12 पंद्या 60, नहीं तो गुणा कर ले अलग से, और नीचे है 7। अब एक खास बात, यहाँ हल करने में आपको क्या करना है, देखो 40 प्लस 7 अब का भाग 60 में कितनी बार जा रहा है, 7 और 56, 8 बार जा रहा। 8 के बाद भाग लगाने नहीं बैठना, अपने मन से कोई भी डिजिट ठोक दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, 2 डिजिट लिख दो। तो ये 40 और 8 कितना, 48.23, ये इसका आंसर आएगा। मतलब ध्यान रखना कि हमारे जो बहुलक वर्ग मिला ना, बहुलक वर्ग, ध्यान देना, हमारा जो आंसर आएगा वो इसी के बीच में होगा, 40 और 55 के बीच में। तो देख लो 40 और 55 बीच में है ना, 48.23, 48 देखो इसमें आ रहा है, 40 से 55 के बीच में आ रहा है आराम से, तो इसलिए यही आंसर होगा। तो ये इस तरीके से ये बहुलक निकालना आप अच्छे तरीके से सीख लेना, बहुत फायदा होगा इसका आपको। थैंक्स।